हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो अभी जो है हम लोग यूनिट 10 बी करेंगे। ठीक है। और फिर इसी 10 बी के फिनिश होने के बाद हम 10 सी और 10 डी का फिर से एक और सेशन, आपने देखा होगा काफी क्लास को उसमें इंक्लूडेड है, तो हम वो करेंगे। 10 बी। मैं ठीक हूँ मुजफ्फर। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस छुट्टी का जो गैप रहा होगा उसमें आप लोगों ने बहुत प्रोडक्टिव काम किया होगा, सारा कुछ कवर अप किया होगा। आज हम 10 यूनिट फिनिश कर लेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 से सिर्फ और सिर्फ यूनिट 8 बच जाएगा फॉर की पॉइंट्स रिवीजन। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस बच जाएंगे। तो कल हम एट एनी कॉस्ट यूनिट 8 को फिनिश करेंगे। उसके बाद जो है हमारा गुड इवनिंग जमुना। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स है, हमारा जो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चंस जो है, यानी हमारा 3 हमने कर लिया है। जो भी यूनिट्स का एक्सपेक्टेड बचा है वो फिर हम करेंगे। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी जो यूनिट्स रिवाइज हो चुकी है, आपने ऑलरेडी रिवाइज भी कर चुका, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर, एक बार फिर से जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिर से वो पॉइंट्स की पॉइंट साथ साथ दिमाग में चलेगा। तो हम उन की पॉइंट, उन एक्सपेक्टेड को भी अभी मतलब हम कर लेंगे। ठीक है। तो चलो फिर हम सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। हमने 10 ए तो अभी फ्री क्लासेस में किया, अभी हम 10 बी करने वाले हैं। 10 बी के अंदर हम जानते हैं कि अगर हम 10 बी की बात करें तो हमारी 10 बी के अंदर अगर हमारा सारा पॉइंट्स को देखें तो 10 बी में हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा सारा कंसेप्ट आता है, पहला तो हमारा यहाँ पर क्या आता है 10 बी में। सबसे पहले कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका उसमें डायरेक्टली डिसेबिलिटी से। अब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा रैंडम टॉपिक है। हम कोशिश तो पूरा कर सकते हैं कि हमारे पास जो है जितना मैक्सिमम डिजीज पढ़ सके, मैक्सिमम डिसेबिलिटीज पढ़ सके, बट फिर भी कुछ ना कुछ अनटच हो सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। बट फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी किसी भी एग्जाम में अगर ऑप्शंस में भी वो क्वेश्चन है, वो पॉइंट है, तो उसको हम डील कर सके। गुड इवनिंग सविता। तो दूसरा क्वेश्चन आपका डिसेबिलिटी से आता है, जैसे कौन कौन से डिसेबिलिटी, कुछ वो भी डिसेबिलिटी भी कुछ फिक्स डिसेबिलिटीज है। जैसे कि आपका ब्लाइंड से सबसे ज्यादा, हियरिंग डिसेबिलिटी से सबसे ज्यादा। उसके बाद आपका जो है सिरिब्रल पाल्सी, इस बार भी आपसे डायरेक्ट पूछा कौन कौन से सिरिब्रल पाल्सी में हुए हैं। हो सकता है इस बार आपको बोल दे कि इनमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग हर पाल्सी का ये दे दे। उसके बाद आपका जो है न्यूरल सिंड्रोम से जो हमारा आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हमेशा और मैक्सिमम हमेशा रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। तो ये सब क्वेश्चन से सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद यहाँ पे आईसीएफ मॉडल, तो मतलब इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का फेवरेट क्वेश्चन है इस यूनिट से अगर बात करें तो। देन हमारा जो है यहाँ पर आईसीएफ मॉडल हो गया, आईसीएफ मॉडल से रिलेटेड। उसके बाद हमारा मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आज तक अगर बात किया जाए एक्चुअल में नेट में नहीं आया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम एसएसबी की क्लास में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें आपको ये मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन से क्वेश्चन आया हुआ है, और जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो हम अभी उस पे करेंगे। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो हम आज डील करने वाले हैं। तो सभी को इस सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर करो, और प्लीज आप लोग कोर्सेज को रेट करो जो लोग भी क्लास कोर्स में एनरोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट क्या है? तो नोन है भाई इम्पेयरमेंट जो हमारे ऑर्गन लेवल पर डिस्टर्ब कर रहा है। कहाँ एक मिनट। कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? ऑर्गन लेवल पे। वही जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी क्या है हमारा? डिसेबिलिटी जब फंक्शनल परफॉर्मेंस, जैसे मान लेते हैं अगर लॉस ऑफ हैंड हो गया, तो ये इम्पेयरमेंट हुआ। अब इसकी वजह से हम कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंडिविजुअल अपने लेवल पे, ये डिसेबिलिटी हो गया। और इसकी वजह से वो अपने आप को सोसाइटी में एक्सक्लूडेड फील कर रहा है, डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो हैंडीकैप। और इसीलिए एनसीएफ 2005 ने कहा कि हैंडी क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, कहा था ना। तो याद रखना, यानी ये हमारा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का जो कंसेप्ट है
होता है। यानी इम्पेयरमेंट जब ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल, इन सब पे डिस्टरबेंस होता है। डिसेबिलिटी जब पर्सनल लेवल पे या कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और हैंडीकैप कोई सिचुएशन स्पेसिफिक लिमिटेशन हो जाता है, या इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से कोई डिसएडवांटेज हो जाता है, दैट इज हैंडीकैप, दैट इज हैंडीकैप। अब आते हैं आईसीएफ। तो आईसीएफ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ पूछा हुआ है ना एग्जाम में, किसने? तो डब्ल्यूएचओ ने पहला अप्रूव किया। इंटरनेशनल आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेट में पूछा हुआ है, तो हम जानते हैं भाई इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, है ना। आईसीएफ का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग किस चीज, किस बेसिस पे फंक्शनिंग होता है? डिसेबिलिटी और हेल्थ की बेसिस पे, है ना। किसके द्वारा? तो डब्ल्यूएचओ ने किया था। और इसमें उन्होंने 3 डायमेंशन बात की थी, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक्टिविटी और इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन अलग अलग लाइफ और सिचुएशन में। यानी पार्ट 1 में जब फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने बॉडी फंक्शन और एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन इंक्लूड किया। और पार्ट 2 को कंटेक्चुअल, इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर में डिवाइड किया, पर्सनल फैक्टर में डिवाइड किया। आईसीएफ कहती है कि डब्ल्यूएचओ जो है डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन बॉडी फंक्शन, यानी आपका फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, जैसे कि आपका विजन, और बॉडी फंक्शन है ये, और बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि आपका एनाटॉमिकल पार्ट, जैसे आई का रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पार्ट्स क्या है। और तीसरा हमारा एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा टास्क आप उस बॉडीली स्ट्रक्चर के हेल्प से आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। और इसीलिए आईसीएफ 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है, बॉडी फंक्शन, body structure, activities and participation, activities and participation। ये देखो किस बेसिस पे डिवाइडेड होता है, तो पहले भी बोला डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ कंडीशन एंड डिसऑर्डर और डिजीज पे डिवाइड किया। लेवल 1 कितने लेवल में? लेवल 2 में 3 भाग में, बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर, जैसे आंख का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका फंक्शन क्या है, एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा पार्टिसिपेशन कैसा है, हमारा पार्ट। और उसके बाद ये हमारा कौन सा फैक्टर है? ये देखो यहाँ 2 कंपोनेंट में जो हमने बात करती कि 2 कंपोनेंट, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी फैक्टर, और तीसरा हमारा कंटेक्चुअल फैक्टर जिसमें इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? याद रखना आता है। और इसीलिए यहाँ देखो फिर से डब्ल्यूएचओ का आईटीएफ ऑर्गन लेवल पे, डिसेबिलिटी पर्सन लेवल पे, इंडिविजुअल, और हैंडीकैप सोशल एबिलिटीज की वजह से। नेक्स्ट आते हैं मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। हमारे मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन की बात करते हैं। अलग अलग हमारी मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन है, हमने पीछे ही देखा जब हम सेग्रीगेशन वगैरह की बात कर रहे थे तो वो मेडिकल मॉडल का बात कर रहा था, जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे थे तो सोशल मॉडल का बात कर रहा था। तो पहला हमारा रिलीजियस मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, इसी को डिसेबिलिटी एज एन एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब हम डिसेबिलिटी को भगवान का ये कहते हैं, इसको मोरालिटी मॉडल भी कहते हैं। मतलब कहा जाता है कि हमने कुछ पाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ ये पाप पाप का फल है या जो भी है। नेक्स्ट है मेडिकल मॉडल, यहाँ डिसेबिलिटी को डिजीज मतलब कहते हैं, ये हमेशा बायोमेडिकल मॉडल भी इसको कहते हैं। यानी डिसेबिलिटी आपकी कभी ठीक नहीं हो सकती, आपको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट हमेशा देना होगा। देना सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि डिसेबिलिटी एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बोलता है, एनसीएफ ने जो बोला, इसलिए इसको माइनॉरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी भी कहते हैं, माइनॉरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी भी कहते हैं। हमारा इसी ये जो हमने पीछे देखा कि रिलीजियस मॉडल ऑफ एबिलिटी, या हमारा शुरुआत एक्चुअल में जब हम शिफ्टिंग ऑफ बात करते हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लेना आप लोग, शिफ्टिंग ऑफ मॉडल इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूसिव मॉडल की बात करो या इंक्लूजन मॉडल की बात करो, तो जब हम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो हमारी शिफ्टिंग जो है स्टार्ट होती है सबसे पहला, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला हमारा चैरिटी मॉडल, चैरिटी मॉडल पीछे है आपका। चैरिटी मॉडल क्या बोलता है? डिसेबिलिटी क्या है? किसी हमारा इंस्टेंट डिसेबिलिटी जब हमारे कोई दान मतलब दया दिखाने वाला है, बायोसेंट्रिक मॉडल इसको बोल दो, चैरिटी मॉडल बोल दो, ये सब जो हमारे जो है, मतलब चैरिटी मॉडल क्या है? जो वर्ड टू मॉडल ऑफ केयर कॉजिंग एक्सट्रीम आइसोलेशन मार्जिनलाइजेशन, इसकी मतलब दया भाव दिखाना है सीधा। की पॉइंट क्या है इसका? हाँ, की पॉइंट क्या है? हाँ, आपको ये वो मॉडल है जब आप जन्म लोगे, यानी बर्थ टू अ मॉडल ऑफ, ऐसा मॉडल जहां आपको केयर दिखाना है, जहां आपको आप एक्सट्रीम आइसोलेट हो जाते हो तो आपको दया भाव दिखा रहे हैं, बेचारा अकेला है ना, एक्सट्रीम आइसोलेट हो जाते हैं, मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग, जैसे हम लोग देखे थे सेग्रीगेशन में, बिल्कुल अलग, एक्सक्लूजन में
तो वैसे ही मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। तो ये सारा क्या है, चैरिटी मॉडल, चैरिटी मॉडल। नेक्स्ट आता है हमारा बायोसेंट्रिक मॉडल, और इसको हम लोग कौन सा मॉडल भी बोलते हैं, दूसरा नाम बताओ, बायोसेंट्रिक मॉडल। दूसरा मॉडल का नाम अभी जस्ट बताया मैंने, कौन सा मॉडल, मेडिकल मॉडल। कौन सा मॉडल, मेडिकल मॉडल। यहाँ क्या बोला जाता है कि ये जो कंडीशन है वो या तो जेनरिक कंडीशन है, मतलब जेनरिक यानी जनरल कंडीशंस है, जेनेटिक कंडीशन से कह लो, जेनेटिक कंडीशन है, या मेडिकल की वजह से इशू है, ये सारा वजह है ना। ये मॉडल कहता है कि जरूरत है हमको डॉक्टर से दिखाने का, मेडिकल क्योर्स, मेराकल्स यहाँ पे जरूरी है, ये चीज। देन है हमारा फंक्शनल मॉडल। ये वाला मॉडल हमने अभी पीछे देखा ना, ह्यूमन राइट्स मॉडल, ये बिल्कुल उसी तरीके का मॉडल है। सोशल पार्टिसिपेशन मॉडल बोल दो, सोशल मॉडल बोल दो, ये बिल्कुल वही पार्ट है हमारा, जिसको इसी फंक्शनल मॉडल को सिंपल हम लोग क्या बोल दो, फंक्शनल मॉडल ऐसा मॉडल जो आपकी हक को डिफरेंशिएट करने में, राइट टू डिफरेंशिएट करने में, मतलब फंक्शनल बेस है, इंडिविजुअल की इनकैपेसिटी को जज करने में, ये सब चीज में हेल्प करता है। कहता है अगर चाइल्ड राइट टू एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेदर और नॉट द चाइल्ड कैन एक्सेस द स्कूल और नॉट rather than obligation, मतलब वो बच्चा फंक्शनल, मतलब जो भी हक राइट मिला वो फंक्शनल है या नहीं है। देन आखिरी ह्यूमन राइट मॉडल, ये डिसेबिलिटी को ह्यूमन कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट मानता है। ये अफर्म करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो जन्म लिए हैं अपने कुछ ऐसे हक और अधिकार लेके जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। यानी यहाँ पर सारा दिया हुआ है आपका, ये देखो चैरिटी मॉडल का। यहाँ पे भी देखो फंक्शनल मॉडल में भी इंडिविजुअल है, कांट डिसाइड और टॉक और सी, शेल्टर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, केयर क्यू थेरापी सोशल सर्विसेज चाहिए। ह्यूमन राइट्स मॉडल सोशल एक्टिविटीज, एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल डिसेबिलिटी, सोसाइटी डिसेबल कर देती है यहाँ पे। यहाँ अब इंडिविजुअल डिसेबल नहीं है हमारा। तो ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हमारे इंक्लूसिव मॉडल में आते हैं। ठीक है, मेडिकल मॉडल में देख लिया। सोशल मॉडल हमारा रिहैबिलिटेशन मॉडल, ये वैसा मॉडल है जहां पे हम क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन की जरूरत है उनको, उनको शेल्टर का जरूरत है। ये हमारा मेडिकल मॉडल, और जो हमारा जो चैरिटी मॉडल उनके बीच बीच का कहीं है कि कहता है रिहैबिलिटेशन मॉडल परसीव करता है कि केयर और सपोर्ट जो है प्रोफेशनल के थ्रू डिटरमाइन जो होता है वो चीज हम यहाँ पे परफॉर्म, मतलब वो हमारा मतलब एक तरीके से हमको पुनर्वास करने का, हमको रिहैबिलिटेट करने का मौका दिया जाए। ट्रेजेडी चैरिटी मॉडल देख ही लिया, राइट बेस्ड मॉडल देख ही लिया। देना है इंटरफेस मॉडल। इंटरफेस मॉडल क्या है, इंटरफेस मॉडल की जब हम बात करते हैं तो ये वो मॉडल है जब एग्जिस्टिंग एट द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द पर्सनल मेडिकल डायग्नोसिस और इन, यानी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका इन्वायरमेंट के बीच का जो मीटिंग पॉइंट है, यानी ऐसे समझो ये मेडिकल मॉडल है और इन्वायरमेंट कौन सा हमारा, जो ये सोसाइटी मॉडल, सोशल मॉडल, इनके बीच का जो मीटिंग पॉइंट है वो इंटरफेस मॉडल कहलाता है, वो इंटरफेस मॉडल कहलाता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट आता है रेडीनेस ऑफ स्कूल। स्कूल हमारा बच्चे रेडी है कि नहीं, चिल्ड्रन स्कूल रेडी है कि नहीं, फैमिली और कम्युनिटी अपने बच्चों को भेजने के लिए रेडी है कि नहीं, ये सारा कवर अप देखते हैं। स्कूल रेडीनेस में रेडीनेस इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए रेडी है कि नहीं, स्कूल हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग स्कूल में रैंप है, ये सब है कि नहीं, स्कूल रेड इंडिविजुअल चाइल्ड रेडी है कि नहीं, स्कूल रेडी है कि नहीं, फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ये सब हम स्कूल रेडीनेस में बात करते हैं। और इन सब से बहुत हमारे पास क्वेश्चन आ ही नहीं है, बट हम फिर भी ध्यान में रखेंगे। इसके लिए अगर हमको स्कूल रेडीनेस इंश्योर करना है तो हमको कम्युनिटी के साथ बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, रिजल्ट जो भी आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लीडरशिप स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब हम स्कूल रेडीनेस में बात करते हैं। बच्चों को कम्युनिटी में सर्व करना चाहिए, सर्विंग चिल्ड्रन इन देयर कम्युनिटीज, ये सारा कुछ है जो हम बात करते हैं। प्रैक्टिसेस को हमेशा अल्टर करते रहना चाहिए, ये सब हर कुछ, मतलब जो है जब हम सपोर्ट की बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग हमको डिसाइड करके रखना होगा। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, वो जो हम पढ़ रहे थे हमारा कि तो
अगर हम बात करें कि ये वो भी मॉडल था, तो वो क्या था, शिफ्टिंग मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। याद रखना, वो जो हमने पढ़ा चैरिटी मॉडल से हमारा मेडिकल मॉडल गया, मेडिकल मॉडल से पार्टिसिपेशन मॉडल, क्या वो क्या था हमारा, शिफ्टिंग मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटीज के मॉडल थे वो, है ना। और अब क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें। इंक्लूसिव एजुकेशन के मॉडल्स की बात करें, जैसे पुश इन और फुल इंक्लूसिव मॉडल। इसमें क्या है, यहाँ स्पेशल टीचर एजुकेटर जो है क्लासरूम में एंटर करती है और बच्चों को सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन देती है। पुश इन में क्या है, ऑफन इंस्ट्रक्शन सपोर्ट जो है टीचर्स को प्रोवाइड करती है, जनरल एजुकेशन टीचर के साथ मिलकर के और डिफरेंशिएट करती है। ये हमारा पुश इन मॉडल कहलाता है। यहाँ पे फुल इंक्लूजन में स्पेशल एजुकेशन टीचर एक फुल पार्टनर की तरह रहती है ना। पुश इन क्या है, जरूरत पड़ेगा तो आ रही है, और फुल इंक्लूजन में क्या, वो पुश इन पार्ट, वो फुल टाइम, जैसे एक फुल टाइम टीचर होते हैं वैसे ही स्पेशल एजुकेशन भी एक फुल टाइम टीचर की तरह होती है। यस, बिल्कुल। पुश इन हमारा लिमिटेड हो गया, यानी टीचर को हमको जरूरत पड़ रहा है तो हम बुला रहे हैं, वो सपोर्ट करिए, हेल्प कर रही है। और फुल इंक्लूसिव मॉडल जो है वो हर टाइम आपके साथ प्रेजेंट है। देन है हमारा वॉलेम, नाम ही है बैंक्स की अडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, और बैंक्स ने दिया था, और ये किस चीज के लिए, ये वॉल्यूम जो है सबसे इंटीग्रेट स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट टू क्लासरूम। यहाँ क्रिएट किया गया स्कूल लर्निंग इन्वायरमेंट जिसमें स्टूडेंट बेसिक एकेडमिक स्किल्स, की पॉइंट क्या है इसका, बेसिक एकेडमिक स्किल जो है स्टूडेंट लर्न कर सके, बेसिक एकेडमिक स्किल्स, उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, वो जो भी सोशल इंटेलेक्चुअल डिमांड्स है उसको फुलफिल कर सके। देन टीम टीचिंग मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट टीम टीचिंग मॉडल्स हमने पढ़ा ना, वन टीच यूनिट 4 में भी पढ़ लिया है, वन टीच वन रेस्ट, है ना, अल्टरनेटिव स्टेशन मॉडल, ये सारा पढ़ लिया है। देन हमारा सिम मॉडल, इसको कई जगह आप देखोगे सेट की एग्जाम में था, स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल भी बोलते हैं, सिम मॉडल भी बोलते हैं। अब ये सिम मॉडल क्या है, तो जब हम सिम मॉडल की बात करते हैं तो ये क्या है, गाइड इन ये प्रोसेस है जहाँ टीचर, स्कूल सपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटर सब टीम अप करते हैं, सब मिल करके आते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं सोशली, इमोशनली या बिहेवियरली, उनको उस डिफिकल्टी को मैनेज, बच्चों के उस डिफिकल्टीज को मैनेज करने में हेल्प कर सके, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ये मेरा होता है स्ट्रेटेजी सिम मॉडल इसको कहते हैं, है ना, सिम मॉडल इसको कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। देन सर्कल और इंक्लूजन मॉडल, ये क्या है, मोस्ट पर्सनल इंटेंसिव मॉडल ऑफ इंक्लूजन है। ये अश्योर करता है एम्पल अपॉर्चुनिटी, सर्कल ऑफ इंक्लूजन, कई सारे अपॉर्चुनिटी जिससे सोशल, इमोशनल, इंटरपर्सनल स्किल जो है स्टूडेंट्स का डेवलप हो सके। यानी कि वो इंक्लूड करते हैं एसेस, टीचिंग स्किल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सारे बैरियर को ओवरकम, सेटिंग सुटेबल लर्निंग चैलेंजेस, पीपल के डाइवर्स नीड को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब मतलब ओवरऑल इंक्लूजन का हर एक पॉइंट जो इसमें इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज सर्कल्स ऑफ इंक्लूजन। सर्कल्स ऑफ इंक्लूजन क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। चलो अब चलते हैं हम लोग जो है यहाँ पर हमारा टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। अब हम जानते हैं यहाँ अलग अलग टाइप्स है, हियरिंग चैलेंजेस, विजुअल, इंटेलेक्चुअल, लर्निंग, ऑर्थोपेडिक, बिहेवियरल, मल्टीपल चैलेंजेस, चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारे तीन बेसिक। हियरिंग से शुरू करते हैं, तो हियरिंग, अब हम सारा पॉइंट्स वो पॉइंट डील करते हैं, जब हम यही चीज जब हम लोग अपनी सिलेबस में पढ़ रहे थे तो पूरा डिटेल में पढ़े हैं, चिल्ड्रन विथ हियरिंग चैलेंजेस क्या है, कैसे हैं, सारा कुछ। अब हम सीधा सीधा उनके की पॉइंट्स पे चलते हैं। तो हियरिंग लॉस तीन बेसिक टाइप का, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कौन सी लॉस थी, जब हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात करते थे तो ये वैसी लॉस जहां पे साउंड इजीली डिटेक्ट नहीं हो रहा था, ये इजीली वाया द इज नॉट डिटेक्टेड इजीली वाया द आउटर ईयर कनाल टू द ईयर ड्रम एंड द स्मॉल बोन्स या ऑसिकल्स ऑफ द, यानी आउटर ईयर से हमारा क्या, इनर जो स्मॉल बोन्स या जो ईयर ड्रम है वहां तक जो साउंड है वो डायरेक्टली इंटर नहीं कर पा रहा था। यानी ये हियरिंग लॉस जनरली क्या होता है, टेम्पररी होता है,
और इसको सुधारा जा सकता है मेडिकल से, हाँ बाहर से अंदर नहीं आ रहा। देन हमारा सेंसरी न्यूरल हेयर, सेंसेस से ही सीधा पता चलता है, यानी ये कहीं नहीं, और सेंसेस हमारा कहाँ, नर्व से, यानी ये हमारे इनर ईयर को जो नर्व से अटैच्ड होता है उसको डैमेज कर देता है, और जिसकी वजह से ये मेडिकल और सर्जिकल कनेक्शन के बियॉन्ड होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट हियरिंग लॉस होता है, परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। कहता है एक पर्सन जो इस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस से सफर होता है वो बहुत ही फेंट साउंड जो है वो सुन सकता है, और इंडिविजुअल जो इस इम्पेयरमेंट से है वो या तो अनक्लियर या मफल्ड साउंड, मफल मतलब अस्पष्ट साउंड जो है, इवन साउंड बहुत तेज हो, बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसको बहुत धीरा धीमी गति से सुनाई दे सकता है अगर देता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, ये क्या है, ये हमारा कंडक्टिव और इसको हो सकता है अगर इक्लेक्टिक टर्म भी यूज करे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े ना इक्लेक्टिव का मतलब मिक्स हियरिंग लॉस जो कंडक्टिव हियरिंग यानी जब आउटर ईयर से इनर ईयर में रोक रहा और सेंसरी जो इनर ईयर को ही डैमेज कर दिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। डिपेंड करेगा हमारा कौन किस हद तक, यानी कंडीशन होता है जब डेयर डैमेज हमारा आउटर इनर दोनों में होता है विद ऑडिटरी नर्व के साथ। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। कहता है आरपीडब्ल्यूडी 2016 में, और पीडब्ल्यूडी ने भी क्या कहा, डीफ का मतलब वो पर्सन जिनको 70 डेसिबल हियरिंग लॉस है दोनों कानों में, और हार्ड ऑफ हियरिंग जिनको थोड़ा सुनने में दिक्कत आ रही है उनका 60 से लेके 70 के बीच में है, तो हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स, है ना, हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ ईयर जो है यहाँ होता है, और डिग्री ऑफ हियरिंग जो है वो लॉस के सिवियरिटी बताता है, और इसलिए इसका डेसिबल में क्या, अगर हियरिंग लॉस नॉर्मल है तो हियरिंग लॉस 10 से 15 डेसिबल के आसपास, याद रखना प्रोफाउंड है तो 91 डेसिबल के आसपास, सीवियर है तो 71 से 90, मॉडरेटली सीवियर है तो 50 से 70, और यहीं से मेरा शुरू हो जाता है हियरिंग लॉस, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या चलता है, हार्ड ऑफ हियरिंग, और ये सब जो है जनरल हमारा जो है हियरिंग हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बात करें तो हमारा नॉर्मल जब होता है हमारा 25 डेसिबल से यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल बेटर ईयर होता है, कोई स्लाइट हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, एवल आप फुसफुसाना भी सुन सकते हो। माइल्ड की बात करें तो क्या आपका 26 से 40 के आसपास होता है हमारा माइल्ड, ये भी बेटर ईयर में, और यहाँ भी आप हियर कर सकते हो, एबल टू हियर और रिपीट करते हो कर सकते हो वर्ड्स, अगर नॉर्मल मतलब 1 मिनट के अंदर अगर नॉर्मल या एक वॉइस एट 1 मीटर के आसपास भी आपको लोग बोल रहा है तो आप सुन सकते हो। देन हमारा ये भी हमारा मॉडरेट इक्विपमेंट में आता है हमारा, है ना, ये इसको बात करें मॉडरेट बोले तो ये जो है हमारा 41 to 55 हमारा, यहाँ पे हियर कर सकते हो एंड रिपीट वर्ड स्पोकन इन रेज, यहाँ भी वही सेम इसी की तरह है। यहाँ से धीरे धीरे आप जो है सुनने में दिक्कत शुरू हो जाती है, और फाइनली हम यहाँ पे बिल्कुल अनेबल हो जाते हैं सुनने में, और आपको स्लो वॉइस भी या साउटेड वॉइस भी समझने में दिक्कत होती है। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन विद विजुअल चैलेंजेस, तो देखो अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड ने डिफाइन किया विजुअल एक्टिविटी, हमने आज ही क्लास में देखा जिनका 20 से 200 या 60 टू 60 बाई वाला, हमने देखा कि अगर बोललेस है तो हम बोलेंगे ब्लाइंड है, या फिर जिसकी 20 डिग्री से भी कम है हम बोलेंगे कि ब्लाइंड है ना। तो ये चीज है, कहता है पार्शली साइटेड कौन होंगे, जो इनके बीच में होंगे, और जिनका इससे भी कम होगा वो ब्लाइंड, और जो इनके बीच में होंगे वो बेटर आई के साथ पार्शियल साइटेड कह सकते हैं, और इनको आइदर टेम्पररी या परमानेंट स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज जो है इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। एजुकेशन ब्लाइंड चिल्ड्रन वो हैं जिनको लॉस हो जाता है और इनको ब्रेले या टेक्टाइल ऑडिटरी मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल जिनको छू के वो टच करके देख सके वैसा मटेरियल्स, या फिर पार्शियली साइटेड चिल्ड्रन है उनके लिए बड़ा बड़ा प्रिंट का मटेरियल, ये सब एजुकेशन प्रोग्राम में प्रोवाइड कराना चाहिए। अब इसके अंदर कई सारी चीजें जैसे निस्टैग्मस क्या होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड कॉजेज डिजीनेस, यहाँ क्या होता है आई हर समय टिक 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 मतलब आंख बंद फुल बंद होते रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते रहता है आईज का। एस्टिग्मेटिज्म इसमें ब्लर्ड विजन हो जाता है, या अनइवन कर्व या कॉर्निया ऑफ लेंस ऑफ आई के अनइवननेस से हो जाता है। ग्लाउकोमा जब फ्लो ऑफ फ्लूइड जो हमारे अंदर रेटिना के अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है वो सूखने लगता है तब हमारा ये होता है। रेटिनटाइटिस पिगमेंटोसा ये हमारा है हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जो कि रेटिना डिजेनरेट होने लगता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाइपरोपिया फार साइटेडनेस कहते हैं, ये रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ कॉर्निया, किसके फेलियर से, कॉर्निया के फेलियर से, और फार साइटेडनेस है हाइपरोपिया, क्या है हमारा फार साइटेडनेस, और नाम बड़ा तो दूर का।
मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। इसके अलावा हम लोग कैटरैक्ट भी पढ़े कोर्स के अंदर, पढ़े ना। कैटरैक्ट क्या है, जब क्या हो जाता है हमारा आंख में क्या हो जाता है, क्लाउडीनेस हो जाता है ना, क्रिएट्स क्लाउडीनेस, आंख के आसपास क्लाउड जैसा दिखने लगता है ना, लेंस ब्लॉक कर देता है हमारे लाइट्स को, हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने एक स्क्विंट्स भी पढ़ा है कोर्स में, है ना। स्क्विंट्स में क्या पढ़ा है, इसको स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं, है ना। और यहाँ क्या आई क्या हो जाता है, टर्न इनवर्ड आउट हो जाता है, मतलब जैसे अंदर से वो आउटवर्ड की ओर दिखने लगता है ना। हाँ, डबल विजन रिजल्ट होने लगता है, आई जो है फोकस नहीं कर पाता है, ये हमारा स्क्विंट्स के अंदर होता है ना। हमने पढ़ा है ये सारा कुछ, है ना। ध्यान रखना, ये मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब नजदीक का हम देख पाते हैं मायोपिया में, दूर का देखने में दिक्कत होती है, पुअर डिस्टेंस। वैसे ही हाइपरोपिया में फार साइटेडनेस, यानी दूर का देख पाते हैं, मायोपिया में नजदीक का नहीं दिख पाता है। क्लियर है सारा आईज डिजीज, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। चलो, और ये विजुअली चैलेंज बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, पूछा है ना एग्जाम में, जिनको विजुअली चैलेंज बच्चे हो क्या होंगे, वो दूर से बैठेंगे तो हर समय अपना आंख ब्लिंक करते रहेंगे, है ना, आंख को रब करते रहेंगे, हमेशा सर दर्द का कंप्लेन करते रहेंगे, है ना, अपने आसपास की चीजों को लोकेट करने में दिक्कत होगा, फॉल्स स्टेप्स ले सकते हैं चलते समय, है ना। वो बुक्स हो या कोई भी चीज उसको आंखों के सामने रख के पढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये सारा विजुअली चैलेंज की कैरेक्टरिस्टिक है। देन आते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब स्पीच इम्पेयरमेंट क्या है, तो जहां पे ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम इसको कहते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर या स्पीच एंड लैंग्वेज। और इसमें दो आते हैं, स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर के अंदर जैसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, शब्दों को कैसे हम आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, है ना, शब्दों को कैसे आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, या कई बार एक्स्ट्रा शब्द जोड़ देते हैं, कई बार ओमिशन ओमिट कर देते हैं, कई बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डिस्टॉर्शन होने लगता है, ये सारा हमारा, है ना। रेजोनेंस फोनेशन, ये वॉइस डिसऑर्डर, आवाज में होने लगता है। ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर, हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना, है ना, ये सारा। तो ये सारा हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स है। जैसे स्पीच इम्पेयरमेंट, जब चाइल्ड प्रोड्यूसेस साउंड इनकरेक्टली, और उसमें अंदर आता है आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन जब करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज हो, तो और यहाँ अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है तो ये स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाता है। डिस्टॉर्शन, जब साउंड चेंजेस हो जाता है, इंटेंडेड साउंड इज रिकॉग्नाइज, है ना, हम सब आवाज बदलते हैं ताकि जो साउंड हम बोलना चाहते हैं वो रिकॉग्नाइज हो, लेकिन इनकरेक्ट साउंड होता है ऐसे पर, तो ये भी डिस्टॉर्शन हो गया। सब्स्टिट्यूशन, जैसे द डोज है ये, है ना, डजन है, डजन है तो हम डोज बोल दिए, इस तरीके से शब्द को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओमिशन से, जैसे स्कूल को कूल, है ना, पोस्ट को पोस्ट बोल के छोड़ देते हैं। एडिशन, एक्स्ट्रा शब्द, जैसे ब्राउन है तो ब्राउन, इस तरीके से। स्लटरिंग है, फायर रिपीटिशन, लगातार ऐसे रिपीटिशन होता है। और क्लटरिंग, रैपिड स्पीच विथ एक्स्ट्रा साउंड्स और मिसप्रोनाउंस साउंड्स होता है ना, अव्यवस्थित ऐसी ध्वनि जो गलत उच्चारण भी हो रही है और तेज हो रहा है, और यहाँ पे हकलाने टाइप, जब हम हकलाते हैं तो ये डिफरेंट, अभी तक हमारे एग्जाम में ये पॉइंट नहीं आया है, बट हम रिकॉल रखें। नेक्स्ट आते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये तीन मेन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, मेनली मेंटल रिटार्डेशन, जिसको अब, पहले ये पीडब्ल्यूडी में था, अब आरपीडब्ल्यूडी में आ गया, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। ये सब क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी यहाँ कहते हैं ये डिसेबिलिटी टिपिकली क्या होता है, और मैनिफेस्ट हमारे अर्ली डेवलपमेंट में ही आ जाता है, ऑफन बिफोर, जब चाइल्ड प्री स्कूल में भी जाने के पहले भी आ सकता है ये सारे डिजीज। कहते हैं ये थ्री टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो न्यूरो डेवलपमेंट है, मोस्ट ऑफ द कॉजेज आर सिमिलर, इनके कॉजेज सिमिलर से, इनके सिम्टम्स थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, मगर कॉजेज लगभग सिमिलर है। तो चिल्ड्रन विद, जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में और आरपीडब्ल्यूडी में ये टर्म्स को यूज किया गया, तो उस केस में हमारे अलग अलग रिटार्डेशन है, माइल्ड मेंटल, मॉडरेट मेंटल, सीवियर, प्रोफाउंड। इसकी आईक्यू याद रखेंगे, नेट में तो बहुत कम पूछा है लेकिन सेट में हमेशा आता है। और इन सब की अपनी अपनी कॉजेज एंड सिम्टम्स। कॉजेज क्या, तो कॉजेज चाइल्ड बर्थ डेथ,
है ना। चाइल्ड, इसका ये छूट गया लगता है, एक मिनट से तुमने नहीं डाला है क्या, नहीं डाला, इसको पहले आ जाओ हम लोग इसका वो कर लेते हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की बात करें हम लोग, तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की आईक्यू लेवल कहाँ से कहाँ होती है? माइंड मेंटल मेंटल रिटार्डेशन की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन हम जानते हैं, मेंटल डिफिशिएंसी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन ने ये टर्म यूज किया था 1961 में। इस टर्म को रिफर किया गया किससे? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग से, और इसलिए अलग अलग टर्म हो। और ये अब इसमें भी ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है, तो अलग अलग टर्म है, जैसे एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, एडुकेबल मेंटली, ऐसे जो ऐसे मेंटली रिटार्डेड जिनको पढ़ाया जा सकता है, एडुकेबल है ये, यानी ये अपनी डेली लाइफ को और इस सबको कर सकते हैं, इसलिए एडुकेबल है। ऐसे जिनकी आईक्यू कहाँ से कहाँ 50 से 75 रेंज करती है ना, और ये देर तक भी हम इनको पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे मेंटली रिटार्डेड जो पढ़ाए जा सकते हैं, एडुकेबल हैं, और इनको एक्चुअल में हम पहचान नहीं सकते। देन ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेड, जिनका 25 से 50 के बीच का आईक्यू होता है। ये एक्सपेक्टेड होता है कि इनमें फिजिकल या सेंसरी इंपेयरमेंट कुछ ना कुछ दिखेगा, इनका फेशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग हो जाएगा। एंड देन सीवियरली प्रोफाउंड इसको बोलो, या कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन बोलो, ऐसे केस में हमारे आईक्यू इसकी बिलो 25 होती है, 25 के भी बिलो, यानी सीवियर हो गया, लेस देन। और इस केस में ना ये डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ये रेगुलर टास्क नहीं कर पाते हैं, इनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, रिटार्ड हो जाती है ना। ये सारा, इसके अलावा हम लोगों ने कोर्स के अंदर पढ़ा है ना, हेरिडिटरी, दो तरीके का फैक्टर, हेरिडिटरी एंडोजीनस फैक्टर और इन्वायरमेंट एक्सोजीनस फैक्टर, कोर्स में पढ़ाया। तो ये कोर्स वाले रनर्स, अगर आप वहां से रिवाइज करना चाहते हो उन पॉइंट्स को तो रिवाइज कर सकते हो, हम यहाँ उन पॉइंट्स पे चलेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है या कभी ना कभी आया है, तो वो आपका काम है रिवाइज करना। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट हमारा रिटार्डेशन की बात माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में करेंगे, ये सारे हमारे आईक्यू लेवल। नेक्स्ट चलते हैं कॉजेज एंड सिम्टम्स। कॉजेज एंड सिम्टम्स हमारा क्या है, तो कॉजेज एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो कॉजेज, चाइल्ड बर्थ, तीन तरीके का कॉजेज होता है हमारे यहाँ पर। पहला कॉजेज चाइल्ड बर्थ जो अराइज होता है बिफोर प्री नाटल कॉज, किसके बिफोर, प्री नाटल, पोस्ट नाटल और पेरी नाटल कॉज की हम बात करते हैं। पेरी नाटल कॉज की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेरी नाटल कॉज। और जब हम पेरी नाटल, मैं और पॉइंट्स आपको लिए डाल दी हूँ कि अलग अलग में कौन एजुकेशनल के टर्म पे जब डिफाइंड होता है आईक्यू लेवल, तो कौन सा आईक्यू होता है, किस टर्म पे कौन सा होता है, कोर्स में कराया हुआ है, यहाँ भी डाल दिया की पॉइंट में, ताकि जो लोग नहीं थे वो देख लोगे एक बार। तो प्री नेटल जो बिफोर बर्थ, पेरीनेटल बर्थ के समय, और पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ। प्री नेटल ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है जीन वीन की वजह से, जैसे डाउन सिंड्रोम, ये सब जो हो गया हमारा पेरीनेटल, प्री नेटल। एट द टाइम ऑफ बर्थ जैसे एपोक्सिया, ये सारा कुछ जब हमारा ऑक्सीजन का कमी वगैरह होने लगता है, तब ये सब हमारा क्या, पेरीनेटल। और पोस्टनेटल जन्म लेने के बाद हमारा, जब हमारा क्या होता है, जन्म लेने के बाद अगर हम टॉक्सिन्स या फिर इस तरीके के इन्वायरमेंट्स में माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तब हमारा पोस्टनेटल। तो इसलिए देखो, प्री नाटल बिफोर बर्थ जेनेटिक, जैसे क्रोमोसोमल एबिलिटी, जैसे एक्स सिंड्रोम फ्रेजाइल यानी कमजोर हो गया, डाउन सिंड्रोम ये भी हमारी आरपीडब्ल्यूडी में है 21
ट्राइक्रोमोजी एक्स क्रोमोजोम 3 बार हो जाता है, इसलिए ट्राइजोमी बोल देते हैं। न्यूरल एनिसिफेली, जहां मोस्ट ऑफ द चाइल्ड ब्रेन मिस हो जाता है बर्थ के समय, या स्पाइनल बाइफीरिया, स्पाइनल कॉलम का क्लोजर नहीं हो पाता, ये सब प्रीनेटल। पेरीनेटल में एनोक्सिया और एस्फिक्सिया, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीजन डिफिशियंसी वगैरह के समय ये सारा हो जाता है, या कोई अम्बिलिकल कॉर्ड में या एक्सीडेंट या हेड इंजरी हो जाए। और पोस्टनाटल जब हमारा क्या इन्वायरमेंट में टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से जब होता है तब पोस्टनाटल, तब क्या हमारा पोस्टनाटल। कहता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अपनी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि माइक्रोसिफेली। ऐसे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनमें माइक्रोसिफेली देखा जा सकता है, यानी एबनॉर्मली उनका सर जो है छोटा होगा। हाइड्रोसिफेली, जिसमें एबनॉर्मली उनका जो हेड है वो कोई स्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ हो। डाउन सिंड्रोम, ये भी हमारा न्यूरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, और 21 है। इसमें थिक फिंगर्स, मून शेप्ड आई, जैसे गोल गोल आई हो जाता है, नोज छोटा सा हो जाता है ना, माउथ अनकवर्ड हो जाता है, यानी बंद नहीं, हमेशा मोस्टली खुला खुला टाइप रहता है, ये सब। क्रिटिनिसिज्म, ये ड्वार्फ लाइक डिजीज है ना, कोर्स एंड थिक स्किन, शॉर्ट एंड स्टबी एक्सट्रीमिटीज, ये सारा। और फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ स्लोअर रेट में होता है, और एक्यूट या क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है, एक्यूट या क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। और इसीलिए ऐसे लोग जिनमें अटेंशन स्पैन कम होता है, पुअर जजमेंट होता है, लर्निंग में स्लो होते हैं, पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारा चीज जो है इसके अंदर हमारा होता है। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्या है? ये डिस्पाइट आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, तब भी ये प्रॉब्लम जो फेस किया जा सकता है बच्चों में, कभी लिखने में, कभी राइटिंग में, ये सारा। कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी जनरल है जो किसी में भी पाया जाता है, और कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, उस स्पेसिफिक इशू के लिए उस बच्चे में, है ना। ये कोई मेंटली रिटार्डेड या इनको कोई विजुअल, ये क्वेश्चन पूछा रीजनिंग में, याद रखना। लर्निंग डिसेबल्ड है, लर्निंग में प्रॉब्लम, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको कोई मेडिकल इश्यूज है, मेंटली रिटार्डेड है, या इनको विजुअल या लर्निंग प्रॉब्लम से या हियरिंग प्रॉब्लम से नहीं। हो सकता है मेंटल चैलेंजेस हो, किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो, कोई सेरेब्रल ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो गया हो, या फिर कोई सेंसरी हैंडीकैप या इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में कोई, इन सब की दिक्कत की वजह से नहीं, बल्कि हमारा कोई सेरेब्रल डिसफंक्शन हो, इमोशनल या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो, ये तीन चीज। कौन कौन सा हमारा? याद रखना, सेरेब्रल यानी ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो गया हो, या इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस हो, या बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो, इनकी वजह से ये लर्निंग हो सकती है, ना कि हमारी सेंसरी हैंडीकैप या फिर हमारा मेंटल चैलेंजेस, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं। यानी ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जरूरी नहीं है कि ये ब्लाइंड हो या हियरिंग डिसेबल हो, ये सारा। अलग अलग टाइप की हमारी डिसेबिलिटी है, जैसे कि डिसलेक्सिया, है ना। हम जानते, अच्छा ये हमने पढ़ लिया जनरल डिसेबिलिटी, जस्ट ऑलमोस्ट हर एरिया ऑफ एकेडमिक कंटेंट में हो सकता है, इनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, सब में हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक डिसेबिलिटी होगा, स्पेसिफिक इन नेचर होगा, किसी खास स्पेसिफिक रिलेटेड एरिया में ही ये डिसेबिलिटी होगी। और इसीलिए एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने कंसीडर किया 7 लर्निंग डिसेबिलिटी जो आइडेंटिफाई किया, और उसमें उन्होंने कहा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी, कई बार हम लर्निंग डिसेबिलिटी में एएसडी को भी रख देते हैं और एडीएसडी को भी रख देते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम रख देते हैं ये, लेकिन ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, मगर हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करती है, हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करती है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में रख देते हैं, मगर हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी ये 7 है। और इसीलिए डिसलेक्सिया रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर रीड करना हो ये वो। डिस्ग्राफिया जब हमारा राइटिंग प्रॉब्लम, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ये सारे में। डिसकैलकुलिया मैथ्स का कैलकुलेशन हो तब। ऑडिटरी प्रोसेसिंग ऑर्डर जब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो या फिर साउंड प्रॉब्लम्स हो, इन सब में दिक्कत आ रही हो तब। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये हमारा क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज को प्रोसेस करने में, और इसी के अंदर हमारा अपने आप आ जाता है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी ये हमारा क्या, नन 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 वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे कि हमारा ये लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में ये हमारा डिस्फेजिया भी इसको बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलो या अफेजिया बोलो, ये सारा हमारा है ना। डिस्प्रेक्सिया जब मूवमेंट रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज हमारा नॉन वर्बल की वजह से। एंड देन विजुअल परसेप्चुअल, ये कब, जब विजुअल इंफॉर्मेशन जैसे मैथ्स ये सबको देखने में ये सारा में दिक्कत होता है,
तब विजुअल परसेप्चुअल बोलते हैं, तब विजुअल परसेप्चुअल बोलते हैं। डिसलेक्सिया रीडिंग राइटिंग में, डिस्कैलकुलिया मैथ्स में, डिस्ग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम हमारा, ऑडिटरी हियरिंग डिफरेंसेस समझने में दिक्कत हो जाती है, लैंग्वेज में अफेजिया लैंग्वेज के साथ डिफिकल्टी, और अफेजिया कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसलेक्सिया और अफेजिया में डिफरेंट है। डिसलेक्सिया में रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज ही कम्युनिकेट करने में हम समझ नहीं पाते, इसलिए रीडिंग को दिक्कत हो जाती है। और विजुअल जब इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम मैथ मैप्स चार्ट इन सब की वजह से होती है तो हमारा विजुअल। अब ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में हमारा अलग अलग, जैसे एक ऑडिटरी फिगर ग्राउंड आया हुआ है, जैसे हम कई सारे साउंड में से कौन सा चुन रहे हैं। ऑडिटरी मेमोरी हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बेस पे ऑरली कोई चीज प्रेजेंट हुआ कितना ध्यान है। ऑडिटरी सीक्वेंसिंग हम स्पेलिंग रीडिंग राइटिंग एक्सप्रेशंस रिकॉल कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स, ये सब। सिमिलरली विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जब अलग अलग आइटम्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। फिगर एंड ग्राउंड सारे में से कौन सा मेन कैरेक्टर है जिनको हम बैकग्राउंड में से चुनने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्वेंसिंग ऑर्डर ऑफ सिंबल्स वर्ड्स और इमेजेस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस कर रहे हैं। मोटर प्रोसेसिंग फीडबैक टू कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट। विजुअल मेमोरी इंगेज इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विजुअली क्या देखें। क्लोजर ये हमने पढ़ा है, क्लोजर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का आधा ही हिस्सा है लेकिन हम क्लोजली उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे ये आधा हिस्सा, तो हम समझ गए ये सर्कल है, हम समझ गए ये स्क्वायर है, इस तरीके से। और स्पेशल रिलेशनशिप जब हम ऑब्जेक्ट कैसे पोजीशनड है स्पेस में इसकी बात करते हैं तो ये हमारा स्पेशल रिलेशनशिप, ये हमारा स्पेशल रिलेशनशिप। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? हमारा एक डिस्प्रेक्सिया भी हमने पढ़ा है। डिस्प्रेक्सिया कौन सा है हमको पता है ना? डिस्प्रेक्सिया जहां पे हम क्या मूवमेंट रिलेटेड मोटर टास्क रिलेटेड है ना, मूवमेंट रिलेटेड मोटर टास्क रिलेटेड ये सारा। नेक्स्ट आते हैं एडीएसडी, जो अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर वाले होते हैं उनके अंदर ये सबसे खास चीज होता है, इन अटेंशन इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिव। ये देखो जो एडीएसडी वाले, कहाँ गया एडीएसडी वाला यार, ये क्या, ओके नहीं है, चलो। हाँ, याद रखना बिल्कुल, हाई से वेरी गुड, हाई से याद रख सकते हो। एडीएचडी वाले हाई नहीं करना चाहते हैं, यानी इनअटेंटिव इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी है, यानी ये वो है जो कि हमारे साथ जिनको कि ये बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं, तुरंत कोई चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इनमें बहुत ज्यादा आवेग इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी एंगर आ जाता है, हाइपर एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है ऑटिज्म, ऑटिज्म जिनको कुछ सर्टेन एकेडमिक स्किल्स को मास्टरी करने में दिक्कत आती है। और कहता है इसमें कई सारे ऑटिज्म है, जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम भी इस ऑटिज्म के अंदर आता है। इनको कम्युनिकेट करने में रीडिंग बॉडी लैंग्वेज स्किल्स मेकिंग फ्रेंड्स मेकिंग आई कांटेक्ट इन सब में दिक्कत आती है। देखो ये ऑटिज्म वाले क्या हमारे इशू विद कम्युनिकेशन, साउंड से इंटॉलरेंट होते हैं, नो आईज फॉलोइंग अपने फॉलो नहीं कर पाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, इनको सोने में दिक्कत होती है, ये सब ऑटिज्म वाले हैं। एडवर्जन टू टचिंग, अगर कोई टच करता है इनसे आसपास आता है तो नहीं चाहते हैं। स्पीच डिले हो जाता है, प्रीफर होते हैं अलोन अकेला, इसलिए ये सारे ऑटिज्म के अंदर आते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी एक हेरिडिटरी जेनेटिक मसल डिजीज है। ड्यूकेमी इसका मोस्ट कॉमन टाइप है। अर्थराइटिस एक्यूट इन्फ्लामेंटेशन जॉइंट्स के अराउंड हो जाता है, तो ये सब ऑर्थोपेडिक में आ रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब हमारा न्यूरो मस्कुलर डिजीज डिजेनरेट यानी कमजोर होने लगता है, नर्व सेल्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सब धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, डीमाइलिनेशन होने लगता है, यानी जो हमारे अंदर जो फ्लूइड है वो सूखने लगता है, तो नर्व सेल अफेक्ट होता है और जिसकी वजह से एक से दूसरे में नर्व में कम्युनिकेशन रुक जाता है। देयर स्पाइनल बाइफीडिया अभी जस्ट पीछे देखे, ये प्रीनेटल कॉज की वजह से बोनी स्पाइनल या फिर हमारा जो है कॉलम, ये सब जो है हमारा क्या होता है ना, ये सब लर्निंग डिफिकल्टीज कंसंट्रेशन हाइपर एक्टिव ये सब इसमें क्रिएट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से स्पाइनल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता ड्यूरिंग बर्थ। नेक्स्ट है आईडी, ये जो है हमारा डिसेबिलिटी जो है ये टर्म इनफाइट क्या इंक्लूड इम्पेयरमेंट कॉज होता है हमारा कॉन्जेनाइटल एनोमली से, यानी बर्थ की वजह से। कॉन्जेनाइटल मतलब याद रखना बर्थ, डिजीज की वजह से जैसे पॉलीमेलाइटिस बॉर्न ट्यूबरक्लोसिस ये सारा। और कॉजेज दूसरी वजह से सेरेब्रल पाल्सी एम्प्यूटेशन फ्रैक्चर्स और बर्न्स, ये सारा हमारा दूसरे वजह से, ये सारा हमारा क्या दूसरे वजह से।
ये ऑर्थोपेडिक के अंदर। और आईडीईए का फुल फॉर्म पता ही है, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन एक्ट। और ये सारे डिजीज जो है अलग अलग तरीके से, इन वजह से हमको अलग अलग तरीके से हो सकता है। ऑर्थोपेडिक वाले उनको चलने में दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, हमेशा मूवमेंट जो होगा उनका सेकी फैशन में होगा, फ्रीक्वेंटली फॉल कर सकते हैं, चलते चलते गिर सकते हैं, ये सारा। अब ऑर्थो हमने पीछे जो पढ़ा वो सब ऑर्थोपेडिक में भी था, उसमें से कुछ कुछ मैंने कॉमन डिजीज वहां लिखा था, जैसे स्पाइनल बाइफीडिया ऑलरेडी पीछे देख लिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज है ना। आर्थराइटिस जब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन एक्यूट ज्वाइंट सिम्टम्स में जो है, अब चिल्ड्रेन के साथ साथ एडल्ट को भी पेन बढ़ने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है हमारी आर्थराइटिस में। और इनके लिए क्या क्या, तो रैम्प कर सकते हैं, एंट्रेंस ऑफ द क्लासरूम में जो है डॉट इम्बोस टाइल्स लगा सकते हैं जंक्शन पॉइंट पे, है ना, अलग अलग की यहाँ पे इंटर करना है इस तरीके से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रचेज होता है, इसी से आया था ना व्हाइट क्रेन, ये सारा कई वॉकर, फिगर वॉकर, ये सारा हमारा होता है, ये सारा। नेक्स्ट है सिरिब्रल पाल्सी। सिरिब्रल पाल्सी की बात करें तो सिरिब्रल पाल्सी हमारे पूछा है इस बार, यही कौन कौन तरीके, स्पेस्टिक, एथेटॉइड, एटेक्सिया और मिक्स्ड टाइप। स्पेस्टिक एथेटॉइड ये भी एक तरीके का लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है। यहाँ पे कॉमन क्या है, ये डिसेबिलिटी इन मोबिलिटी है। सिरिब्रल मतलब ब्रेन और पाल्सी मतलब मूवमेंट, यानी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ब्रेन में जिससे हम मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। तो देखो यहाँ पर जब हम बात करें तो देखो सबसे पहला हमारा स्टिफ मसल स्पैस्टिसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, स्पैस्टिसिटी की। और जब स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी की बात कर रहे हैं तो स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी के हमारा कहा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डैमेज होने लगता है। जब अनकंट्रोलेबल मूवमेंट की बात करते हैं जो कि डैमेज टू बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हमारा बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है, और इसको हम लोग एथेटॉइड बोलते हैं। ये क्या है, एथेटॉइड हमारा, याद रखना, एथेटॉइड बेसल गैंग्लिया से। और जब हम अटेक्सिया की बात करते हैं तो अटेक्सिया सेरेब्रल सेरिबेलम में डैमेज हो जाता है, इसलिए यहाँ पुअर पुअर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हो जाता है। यहाँ मूवमेंट अनकंट्रोल्ड है, यानी हर समय हम अनकंट्रोल मूव करते रहेंगे। यहाँ मसल एकदम स्टीफ मजबूत हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होने की वजह से। यहाँ पुअर बैलेंस होता है सेरिबेलम। और मिक्स्ड मल्टीपल एरिया ऑफ ब्रेन में अफेक्ट करता है, और किसी भी तरीके से ये हमारा हो सकता है, किसी भी तरीके से यहाँ पे हमारा मिक्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है, है ना। जब हम स्पेस्टिक की बात करें तो स्पेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी जो अलग अलग पार्ट्स में होता है, जैसे स्पेस्टिक डाइप्लेजिया मसल स्टिफनेस लेग में होता है, हेमीप्लेजिया हाफ साइड ऑफ द बॉडी में होता है, क्वाड्रिप्लेजिया ऑल फोर लिम्स यानी अलोंग विद द टॉर्सो एंड द फेस, पूरा फोर लिम्ब जो है हमारा उसमें होता है ना। और मोनोप्लेजिया जब सिर्फ एक हाथ में हमारा हो, हैंड साइड हो, तो वो मोनोप्लेजिया। तो ये देखो, हेमीप्लेजिया एक साइड, डाइप्लेजिया पैर में, क्वाड्रिप्लेजिया चारों तरफ, है ना, ये सारा, ये सब किसके अंदर, स्पेस्टिक के टाइप्स। अभी देखा हमने डिस्काइनेसिस जिसको हमने बोला एथेटॉइड, जो कि बेसल गैंग्लिया की वजह से है, तो ये देखो एथेटॉइड। और फिर हमारा अटेक्सिया जो कि किसमें, सेरिबेलम की वजह से। इसमें क्या था, अनकंट्रोल, एथेटॉइड में क्या था हमारा, अनकंट्रोल मूवमेंट था, है ना, एथेटॉइड में। और अटेक्सिया में क्या था, पुअर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। फिर ये एसिड अटैक है, कुछ न्यूली जो आरपीडब्ल्यू में ड्वार्फिज्म हम लोग देख ही लिए, ट्यूमर कॉजिंग डिक्रीज हार्मोनल आउटपुट, हेमोफीलिया ब्लड वेसल्स की वजह से, सिकल सेल भी हमारा जो सेल का जो एरिया है वो कम हो जाता है, ये एरिया ज्यादा ब्लड कर रहा है लेकिन एरिया कम, सिकल हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड काउंट कम होने लगते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पार्किंसन डिजीज, हर समय देखो ये सेकिंग मूवमेंट की तरह है। थैलेसीमिया ये भी हमारा ब्लड वेसल्स की वजह से, तो ये सब आरपीडब्ल्यूडी के अंदर था, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है। तो देखो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21, डाइप्लेक्सिया मूवमेंट देख चुके, मार्फन सिंड्रोम ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू जिसका ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। टॉरेट सिंड्रोम में टिक 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 का आवाज होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाता है। और एम्प्यूटेशन जब सारा पार्ट ऑफ द लिम्ब एब्सेंट हो जाए, याद रखना सिरिब्रल पाल्सी में क्या था, लिम्ब एब्सेंट नहीं हो रहा था पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, कभी कोई सेकी कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा सारा पार्ट ऑफ द लिम्ब जो है वो एब्सेंट हो रहा है। हमने डिस्काइनेटिक यानी एथेटॉइड में हमने देखा कि कर्वी मूवमेंट होता है, ट्विस्टेड स्लोली, हमारा मूवमेंट क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है,
ये सारा। और हमने एटिट्यूड के अंदर भी दो अलग पढ़ा था अपनी कोर्स में, क्लास में। अब आता है ये 2011 के अकॉर्डिंग परसेंटेज हमारा। तो देखो 2011 के अकॉर्डिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट हमारा मूवमेंट में, मूवमेंट के बाद हमारा जो है हियरिंग, हियरिंग के बाद हमारा सीइंग, सीइंग के बाद कोई दूसरा और अदर्स जो है, उसके बाद हमारा सबसे कम अगर बात करा जाए तो हमारा मेंटल इलनेस, है ना। टोटल ओवरऑल में ये परसेंटेज याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। ये 2001 के अकॉर्डिंग बात करते तो 2001 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसमें था, सीइंग में था। पर 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अभी किसमें है, मूवमेंट में। स्पीच में 0.2, सबसे कम किसमें था, तो हियरिंग में था। और यहाँ सबसे कम किसमें है हमारा, तो मेंटल इलनेस में, मेंटल इलनेस में, याद रख। और ये परसेंटेज याद रखना कि 2011 सेंसस में टोटल कितना परसेंटेज, 2.21%, जिसमें से मेल कितने 1.5 करोड़ और फीमेल कितना 1.18 करोड़, 1.18 करोड़। तो ये सारा हमारा परसेंटेज के टर्म में था, जो दिव्यांग पर्सन, डिसेबिलिटी पर्सन, डिसेबल पर्सन के अकॉर्डिंग। वही डिसेबल मेल पॉपुलेशन की बात करें तो 62.32 करोड़ मेल में से कितने 1.5 करोड़, है ना। और वही फीमेल की बात करें तो 58.76 ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में से 1.18 करोड़ फीमेल जो है क्या, डिसेबल पॉपुलेशन, डिसेबल पॉपुलेशन में। तो ये सारा हमारा आरपीडब्ल्यूडी का ऑलरेडी हम पीछे ये देख चुके हैं। अब ये हमारे एग्जाम में इस बार आया था कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डेवलपमेंटल बिहेवियरल चेकलिस्ट के थ्रू, सेल्फ कॉन्फिडेंस चेकलिस्ट के थ्रू, साइको एजुकेशनल प्रोफाइल रिवाइज्ड, इन सब के थ्रू। और यहाँ कौन, अगर एडीएसडी के डायग्नोसिस की बात करें तो कॉर्नर्स की रेटिंग स्केल, नाम याद रख लो, नाम आया हुआ है। वेंडरबिट एडीएसडी डायग्नोस्टिक रेटिंग स्केल और सेल्फ स्टीम इन्वेंट्री, ये मैंने कोर्स में नहीं पढ़ा है, यहाँ आपको इसलिए दिया है और कोर्स में आगे बताऊंगी भी नहीं, ये सिर्फ इसलिए दिया अगर इनकेस कभी आता है तो ध्यान रखोगे। स्वानसम, नॉलन, पहलाम, टीचर एंड पेरेंट रेटिंग स्किल्स, पेरेंट रेटिंग स्किल्स। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, एडीएसडी और ऑटिज्म को टेस्ट करने के लिए ये सारे हमारे डायग्नोस करने के लिए टूल्स हैं। क्लियर है, कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। तो चलो फिर सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अभी जस्ट 10C और 10D वाली क्लास आप लोग की स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आओ, ठीक है। जस्ट 2 मिनट में इसको एंड करके शुरू कर रहे हैं। तो सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने अपने ग्रुप्स में। और अब 10B से मैंने जितना भी आपको कराया है सारा पीडीएफ आपको दे दूंगी, सिर्फ इतना भी पढ़ के जाओगे, मैं कह सकती हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, अगेन मैं कहूंगी उन क्वेश्चंस के लिए, जब मैं कोर्स डिटेल कोर्स भी पढ़ा रही थी तब भी बोला था वो क्वेश्चंस हमारे हाथ में नहीं है, जैसे डिजीज कई तरीके के, आप भी जान रहे हो कि कितनी सारी हजार तरीके के डिजीजेज है, हर चीज पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम आपको डिजीजेज पढ़ाया है, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये जो मैं की पॉइंट्स की पीडीएफ दे रही हूँ यूनिट 10 में, सिर्फ इतना ही आप कर जाओगे, आपके लिए मोर देन एनफ होगा लास्ट मोमेंट पे। तो अभी जस्ट हम इसको एंड करते हो, 10C और 10D करते हैं। तो जल्दी से सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज जो लोग भी क्रैश कोर्स में इनरोल्ड हो, कोर्सेज को रेट करना बिल्कुल भी मत भूलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। अभी जस्ट मुजफ्फर, अभी जस्ट ये एंड करेंगे, उसके जस्ट नीचे है, तुरंत ये एंड होते ही वो चालू हो जाएगा।